बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हर किस्म की तारीफ़ उस अल्लाह के लिए है जिसने हमें पैदा किया, और हर किस्म का दरूद और सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के लिए है जो हम तक अल्लाह ताला का पैगाम लेकर आए। हम डिप्रेशन का टॉपिक डिस्कस कर रहे थे। इससे पहले हमने ऑलमोस्ट डिप्रेशन को कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद एक लेक्चर और रह गया, मोनोअमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर। इंशाल्लाह उसके बाद डिप्रेशन का टॉपिक ख़त्म हो जाएगा। हमने डिप्रेशन को डिटेल में डिस्कस किया, जिसमें हमने डिफरेंट चीज़ें डिस्कस की थी। वो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, वो बहुत सी वीडियोस में मैं बता चुका हूँ कि हमने क्या क्या पढ़ लिया हुआ है। तो आज हम ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट पढ़ेंगे, TCAs। इससे पहले मैं सिर्फ ये बताना चाहूँगा, ये डायग्राम में भी ऑलमोस्ट ये मैंने इसको भी मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ एंटी डिप्रेसेंट्स में। तो इसमें सिर्फ यही है कि जब ब्रेन के अंदर नॉरएपिनेफ्रिन और सेरोटोनिन का लेवल कम हो जाता है तो उसकी वजह से डिप्रेशन होती है। हम क्या करते हैं कि हम सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर और नॉरएपिनेफ्रिन रीअपटेक इनहिबिटर दे देते हैं, जिसकी वजह से सिनेप्टिक क्लेफ्ट के अंदर इन दोनों का लेवल ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से डिप्रेशन की ट्रीटमेंट होती है। तो जो TCA भी है वो भी इसी तरह का ही काम करता है, इन दोनों के लेवल को ही ऑलमोस्ट ब्रेन के अंदर बढ़ाता है। इसके अलावा वो बाकी रिसेप्टर्स को भी एक्टिवेट करता है, वो उसको हम पढ़ेंगे। TCA और SSR में फ़र्क ये है कि TCA के जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। उसकी वजह भी हम इंशाल्लाह इस वीडियो में पढ़ेंगे। ये बहुत ही आसान टॉपिक है, इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। तो और आपने ये टेक्स्ट देख के घबराना नहीं है, इंशाल्लाह इसको आसान सी वर्डिंग में मैं आपको बता दूंगा कि इसमें क्या लिखा हुआ है इंशाल्लाह। तो डायग्राम को मैं आपको ये बता देता हूँ कि देखो, ये नॉरएपिनेफ्रिन रीअपटेक इनहिबिटर है और ये सेरोटोनिन रीअपटेक है, इनहिबिटर नहीं है, रीअपटेक है। तो इसको हम इनहिबिट कर देंगे ड्रग देके, TCA देके। जब ये इनहिबिट हो जाएगा तो यहाँ से नॉरएपिनेफ्रिन रीअपटेक ही नहीं होगी। जब रीअपटेक ही नहीं होगी तो सिनेप्टिक क्लेफ्ट के अंदर इनका लेवल ज़्यादा ही रहेगा, तो डिप्रेशन की ऑलमोस्ट ट्रीटमेंट हो जाती है, इससे बेहतर हो जाता है, मूड एलिवेट हो जाता है। लेकिन इनको भी काम करने में थोड़ा टाइम लगता है, ऑलमोस्ट 2 वीक लग जाते हैं मूड की इम्प्रूवमेंट के लिए। वो हम इसमें पढ़ेंगे। ये देखो, रिक्वायर्ड 2 वीक और लॉन्गर फॉर मूड एलिवेशन, ऑलमोस्ट इतना टाइम लग जाता है। सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे ट्राई साइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स होते क्या हैं। ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट, ये इसकी ड्रग्स हैं जो हम ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स हैं। एमिट्रिप्टाइलिन है, एमोक्सिपिन है, क्लोमिप्रामीन है, डेसिप्रामीन है, डोक्सिपिन है, इमिप्रामीन है, मेप्रोटिलीन है, और भी इस तरह की जो बाकी ड्रग्स हैं वो इंशाल्लाह हम बारी बारी पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो ये सबसे पहले आपने ये याद रखना है कि जो ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट हैं वो क्या करती हैं। ये नॉरएपिनेफ्रिन और सेरोटोनिन की रीअपटेक को प्री सिनेप्टिक न्यूरो वो क्या करती हैं, ब्लॉक कर देती हैं रीअपटेक को इनटू द प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन। जैसे बाकी एज SSRI, जो SSRI भी ये काम करती है, SNRI ये काम करती है कि वो नॉरएपिनेफ्रिन और सेरोटोनिन दोनों की रीअपटेक को इनहिबिट कर देती है। अच्छा, ये बहुत ही आसान है। अगर आपने ये टेक्स्ट जो मैंने लिखा हुआ है, अगर आपने ये नहीं भी लिखना तो जो मैं बोल रहा हूँ बस सिर्फ वही अपनी वर्डिंग में आप लिख देना, या एक नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। मैं इसलिए बनाया है कि अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेके प्रिंट करवा लोगे तो आपके लिए आसानी हो जाएगी इंशाल्लाह। तो वो कहता है, हाँ, उसके बाद हमने ये समझ आ गई कि नॉरएपिनेफ्रिन और सेरोटोनिन की रीअपटेक को इनहिबिट कर देता है। अब इसकी क्लासिफिकेशन में क्या है, एक होती है टर्शियरी अमाइन और एक होती है सेकेंडरी अमाइन। सेकेंडरी अमाइन को हम मोस्टली TCA भी कहते हैं, ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स भी। अब टर्शियरी अमाइन में कौन सी आती हैं, इमिप्रामीन है, एमिट्रिप्टाइलिन है, क्लोमिप्रामीन है, डोक्सिपिन है, ट्राइमीप्रामीन है, और यह है टर्शियरी अमीन्स के अंदर। सेकेंडरी अमीन्स के अंदर आती है डेसिप्रामीन है, नोट्रिप्टाइलिन है, प्रोट्रिप्टाइलिन है, मेप्रोटिलीन है, एमोक्सापिन है। ये सारी सेकेंडरी अमाइंस के अंदर आती हैं। वो कहता है कि अगर पेशेंट किसी एक TCA को रिस्पॉन्ड नहीं करता तो वो मोस्ट प्रोबेबली ये चांस है कि वो किसी दूसरी TCA को रिस्पॉन्ड लाजमी करेगा। फॉर एग्जांपल हम देखो 9 ड्रग्स हैं तो ऑलमोस्ट किसी एक ना एक ड्रग को तो वो लाजमी रिस्पॉन्ड करेगा। तो ये था ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट। उसके बाद हमने इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पढ़ना है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन वही है कि ये नॉरएपिनेफ्रिन की रीअपटेक की इनहिबिशन कराता है। इनहिबिशन ऑफ NE आता है, NT पता नहीं क्यों लिखा है, नॉरएपिनेफ्रिन की और सेरोटोनिन की। TCA और जो एमोक्सापिन है आर पोटेंट इनहिबिटर ऑफ न्यूरोनल रीअपटेक ऑफ नॉरएपिनेफ्रिन और सेरोटोनिन। वो भी यही कहना है। अच्छा, मुझे याद आ गया। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में ये सबसे पहले मैंने हेडिंग बनाई है, इनहिबिशन ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर रीअपटेक। ये हेडिंग है। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है कि ये न्यूरोट्रांसमीटर की रीअपटेक को इनहिबिट कर देता है। कैसे करता है कि ये पोटेंट इनहिबिटर है, वो मैंने आपको बता दिया हुआ कि ये देखो यहाँ पे आके ये इसको आगे इसके ऊपर लग जाती है TCA, तो इस रीअपटेक को, मैकेनिज्म को ये इनहिबिट कर देती है, तो उसकी वजह से ये रीअपटेक नहीं होती। तो ये दोनों पोटेंट हैं,
जबकि वो दूसरे वाले हैं मेप्रोटिलीन जो और जो डेसिप्रामीन है, ये सिर्फ क्या करती हैं, नोर एपिनेफ्रीन की रीअपटेक को ही इनहिबिट करती हैं। मेप्रोटिलीन और डेसिप्रामीन जो है वो सिर्फ नोर एपिनेफ्रीन की रीअपटेक को इनहिबिट करती हैं। बाकी जो टीसीएज हैं और जो एमोक्सापिन है स्पेसिफिकली, ये दोनों नोर एपिनेफ्रीन और सेरोटोनिन दोनों की रीअपटेक को इनहिबिट करती है। ये पहला मैकेनिज्म है। दूसरा इसका मैकेनिज्म क्या है कि ये रिसेप्टर को ही ब्लॉक कर देती है। कौन कौन से रिसेप्टर को ब्लॉक करती है? सेरोटोनर्जिक रिसेप्टर को, अल्फा एडिनर्जिक को, हिस्टामिनिक को, मस्करीनिक को। जब ये इतने सारे रिसेप्टर्स को ब्लॉक करती है तो इसकी वजह से टीसीएस के साइड इफ़ेक्ट्स भी बहुत ज़्यादा हैं। इसी वजह से अब टीसीए को सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स ने रिप्लेस कर दिया, क्योंकि टीसीए के साइड इफ़ेक्ट्स बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है। एक्शन एट दीज रिसेप्टर्स आर लाइक रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनी ऑफ देयर एडवर्स इफेक्ट्स। इन्हीं रिसेप्टर्स पर एक्शन की वजह से उनके एडवर्स इफेक्ट्स बहुत ज़्यादा हैं। अमोक्सापिन जो है वो 5-HT2 को भी और डोपामिन D2 रिसेप्टर्स को भी ब्लॉक कर देती है। अमोक्सापिन की इसका मतलब है उससे भी ज़्यादा साइड इफेक्ट्स हैं। तो ये था मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। बहुत आसान है, अगर ऐसे ही आप लिख दोगे तो आपके लिए आसानी हो जाएगी इंशाल्लाह। तो उसके बाद वही जो इसका अब हमने एक्शन पढ़ना है कि इसका काम क्या करती है। मूड को बढ़ाती है, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा मूड को बढ़ाने में। मेंटल अलर्टनेस को इम्प्रूव कर देती है, आपकी फ़िज़िकल एक्टिविटी को ज़्यादा करती है, फ़िज़िकल को काम करने की सलाहियत को ज़्यादा कर देती है। जबकि डिप्रेशन का जो पेशेंट होता है उसमें क्या होता है कि उसका कोई काम करने को दिल नहीं करता, सारा दिन लेटे रहो ऐसे काम। तो जबकि जब आप मेडिसिन देते हो तो उसकी जो फ़िज़िकल एक्टिविटी है वो बढ़ जाती है। उसके बाद है मॉर्बिड प्री ऑक्यूपेशन बढ़ जाती है 50-70% पेशेंट के अंदर मॉर्बिड प्री ऑक्यूपेशन। उसके बाद है हाँ, मैंने ऐसे आपको पहले बताया कि ये 2 वीक से ज़्यादा का टाइम ले लेता है मूड एलिवेशन के लिए। इसको 2 से ज़्यादा हफ्ते लग जाते हैं। बाकी SSRI जो भी हैं, जो SSRI है और SNRI भी है, वो भी थोड़ा टाइम टेकिंग है एक्शन करने के लिए। वो भी ऑलमोस्ट 2 वीक्स ही लेती हैं। अच्छा, इसमें वो कहते हैं कि जब हम पेशेंट के रिस्पॉन्स को देख के टुवर्ड ड्रग उसकी जो डोज़ है उसको एडजस्ट करते हैं। आफ्टर थेराप्यूटिक रिस्पॉन्स हमने उसकी डोज़ को ग्रेजुअली रिड्यूस कर देते हैं, ताकि उसके अंदर जो टॉलरेबिलिटी है वो बढ़ जाए। और तब तक हम उसको उतनी डोज़ कम कर देते हैं कि ये ना हो कि हम इतनी डोज़ कम कर दें कि उसको डिप्रेशन का रीलैप्स आ जाए। रीलैप्स का मतलब होता है कि दोबारा से डिप्रेशन के सिम्टम्स आने शुरू हो जाएँ। हमने डोज़ को इतना भी कम नहीं करना, थोड़ा सा कम करना है। उसकी पेशेंट के रिस्पॉन्स के हिसाब से हमने उसको उसकी डोज़ को कम करना है, लेकिन इतना कम नहीं करना कि उनके अंदर डिप्रेशन का रीलैप्स आ जाए। इसमें कहता है कि जो फिज़िकल और साइकोलॉजिकल जो डिपेंडेंस है पेशेंट की, वो रिपोर्ट नहीं होती है, बहुत रेयरली है कि वो रिपोर्ट हो। और इसके जो अगर हम इसको स्लो विड्रॉल करेंगे, आहिस्ता-आहिस्ता इसकी जो मेडिसिन की विड्रॉल करेंगे, तो जो डिसकंटिन्यूएशन सिम्पटम्स हैं या सिंड्रोम्स हैं वो ऑलमोस्ट कम होते हैं, वो मिनिमाइज़ हो जाते हैं। वो लिखा है ना, स्लो विड्रॉल टू मिनिमाइज़ डिसकंटिन्यूएशन सिंड्रोम एंड कोलिनर्जिक रीबाउंड इफ़ेक्ट्स। अब कोलिनर्जिक रीबाउंड इफ़ेक्ट्स जनरली नो, मुझे नहीं पता है कि इसके क्या होते हैं, लेकिन आप ये वर्ड लाज़मी सर्च करना है, इसका मतलब क्या होता है। मुझे याद नहीं रहा कि इसका मतलब लिखना था, तो आप लाज़मी सर्च करना कि इसका मतलब क्या होता है, और मुझे भी इंशाल्लाह कमेंट में बताना, मैं भी बाद में देख लूँगा इंशाल्लाह। तो ये था इसका एक्शन। मैं एक दफ़ा दोबारा रिपीट कर देता हूँ, अगर किसी को समझ नहीं आई आसान सी वर्डिंग में, वो ये कहता है कि पहली बात तो ये कि जो टीसी हैं वो मूड को एलिवेट करते हैं, लेकिन याद रखना है कि ये 2 हफ्तों से ज़्यादा ले सकते हैं मूड के एलिवेशन के लिए। दूसरा वो कहता है कि मेंटल अलर्टनेस कॉज कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। इसी तरह फिजिकल एक्टिविटी को बढ़ा देते हैं। मॉर्बिड प्री ऑक्यूपेशन का भी मुझे नहीं पता, मैंने जो सर्च किया था इसके बारे में, लेकिन मुझे क्लियर कट नहीं मिला कि क्या होता है। मॉर्बिड का मतलब तो बीमारी होता है, प्री ऑक्यूपेशन अब मुझे इसका एग्जैक्ट पूरा मतलब नहीं पता चला। मैंने सर्च भी किया था लेकिन मुझे नहीं पता चला। अगर आप लाजमी देख रहे हैं इसका क्या मतलब है, अगर आपको समझ आए तो मुझे भी बताना, क्योंकि मुझे इसका नहीं मतलब पता चला। तो क्योंकि ये जनरल बात है, सच्चाई वाली बात है। तो ये भी आप ज़रूर देखना। और ये कोलिनर्जिक रिबाउंड इफेक्ट और मॉर्बिड प्रीऑक्यूपेशन, दोनों चीज़ें क्या होती हैं ये मुझे खुद नहीं पता, आप लाजमी देखना। उसके बाद है थेराप्यूटिक यूज़। हम इसको किस किस केस में इसको यूज़ कर सकते हैं। हम सीवियर डिप्रेशन को, मुझे मॉडरेट से लेके सीवियर जो डिप्रेशन है उसकी ट्रीटमेंट के लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं। पैनिक डिसऑर्डर के लिए यूज़ कर सकते हैं। बेड वेटिंग क्या होता है, बेड वेटिंग में क्या होता है कि हम मिप्रामीन हम यूज़ कर रहे थे पहले, जो चिल्ड्रन 6 साल से बड़े थे, लेकिन हमने उसको रिप्लेस कर दिया डेस्मो प्रेसिन के साथ। बेड वेटिंग मतलब आपका पसीने की वजह से, वैसे यूरिनेशन की वजह से आपका बेड जो है वेट हो जाता है, मोस्टली यूरिनेशन की वजह से होता है। कोई डिप्रेशन में ये प्रोबेबली है कि आपको पता ना चलता हो कि आप यूरिनेट हो गए। तो उसके लिए क्या है, वो कहते हैं ये तो है फार्माकोलॉजिकल मेथड कि हम डेस्मोप्रेसिन दे दें उसको।
दूसरा वो कहता है कि आपने नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट देना है, तो एनुरेसिस अलार्म्स, ये कह लो एक किस्म की डिवाइस है जो आप नेपी के अंदर लग जाती है, मोस्टली बेबीज़ के अंदर भी लगती है। जैसे ही मॉइस्चर ये डिटेक्ट करता है ये अलार्म, तो ये साथ ही बचना शुरू हो जाता है, तो फिर पता चल जाता है कि बेबी यूरिनेशन स्टार्ट करने लगा या हो गई है स्टार्ट। तो अब अफोर्ड आप उसको या अगर बेबी को नहीं भी पता चलता, फॉर एग्जाम्पल 6 ईयर से बच्चा ज़्यादा था, तो उसको फ़ौरन पता चल जाता है कि उसको यूरिनेशन आ रही है। अगर उसको फील नहीं हुआ था, तो जैसे ही अलार्म बचेगा, तो पेशेंट को या जो आपका बच्चा था 6 साल से बड़ा या जो भी थोड़ा मेच्योर होश में था कह लो आप इसको, तो उसको पता चल जाएगा कि मुझे यूरिनेशन की फीलिंग आ रही है, तो फिर वो वॉशरूम में जाने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो ये था नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट। उसके बाद ये मिग्रेन की ट्रीटमेंट के लिए भी यूज़ होता है, न्यूरोपैथिक पेन फॉर एग्जांपल, उसके लिए हम कौन सी ड्रग यूज़ करते हैं, एमिट्रिप्टाइलिन। ये आपने याद रखना है कि कौन सी ड्रग किस चीज़ के लिए यूज़ हो रही है, क्योंकि मोस्टली इसी से रिलेटेड ही एमसीक्यूज बनते हैं। एमिट्रिप्टाइलिन को हम न्यूरोपैथिक पेन में या क्रोनिक पेन सिंड्रोम्स की ट्रीटमेंट के लिए यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल में कौन सी पेन है, न्यूरोपैथिक पेन। और बेड वेटिंग के केस में हम कौन सी ड्रग यूज़ करते थे पहले, मिप्रामीन, हाँ, ये यूज़ करते थे। उसके बाद हम डेस्मोप्रेसिन इसके बाद यूज़ करने लग गए हैं, रिप्लेस कर दिया है। अब रिप्लेस करने की वजह मुझे खुद नहीं पता, मोस्ट प्रोबेबली यही होगा कि मिप्रापिन के साइड इफ़ेक्ट्स ज़्यादा होंगे, मुझे जो लगता है। तो बाकी आप भी देखना इंशाल्लाह। उसके बाद अगर हम लो डोजेज़ में टीसीएस को देंगे, स्पेशली वो कहते हैं डोक्सिपिन को, तो ये इंसोम्निया की ट्रीटमेंट को भी, इंसोम्निया कहते हैं नींद ना आने को, तो इंसोम्निया की ट्रीटमेंट भी करता है। ये थे इसके थेराप्यूटिक यूजेस। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। एक दफ़ा दोबारा रिपीट करता हूँ, सीवियर डिप्रेशन में, पैनिक डिसऑर्डर में, बेड वेटिंग के केस में डेस्मोप्रेसिन यूज़ करते हैं। नॉन फार्माकोलॉजी अगर हमें ट्रीटमेंट करना है बेड वेटिंग का, तो हम एनुरेसिस का अलार्म लगा देंगे। और मिग्रेन की ट्रीटमेंट के लिए एमिट्रिप्टाइलिन है। लो डोजेज में अगर हम टीसीए को देंगे, स्पेशली अगर हम डोक्सीपिन को देंगे, तो इंसोम्निया की ट्रीटमेंट करेगा। एडवर्स इफेक्ट्स में वही है जो एस एस आर ए में था, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट ये है कि ये बाकी रिसेप्टर्स को भी एक्टिवेट करता है, जिस तरह मस्क। अब हिस्टामिनिक को करेगा तो आपको हिस्टामिनिक अगर आप कह लो कि एक्सेसिव आपको नींद आती है हिस्टामिनिक के केस में, इस तरह मस्करीनिक है। और अल्फा एड्रेनर्जिक है। अल्फा एड्रेनर्जिक के केस में क्या होगा, टैकीकार्डिया, एरिथमिया है। तो इस तरह की चीज़ें, तो ये आपके एडवर्स इफेक्ट्स भी याद रखने हैं कि इसके कौन कौन से एडवर्स इफेक्ट्स होते हैं। जैसा वेट गेन है, ड्राई माउथ है। ये ड्राई माउथ तो जीआईटी से रिलेटेड है, कंस्टिपेशन भी जीआईटी से रिलेटेड है। यूरिनरी रिटेंशन है, ब्लड विजन है, टैकीकार्डिया है, एरिथमिया है, नोजिया है, ड्राउसीनेस है। ये ड्राउसीनेस किस लिए वजह होता है, जो मुझे याद है कि ये हिस्टामिनिक जो ये रिसेप्टर को ब्लॉक कर देता है ना, उसकी वजह से ये ड्राउसीनेस जो हमें होती है, ये उसकी वजह से होती है। और जो अल्फ़ा वन का मुझे लगता है कि जो अल्फ़ा वन एनर्जी का है, उसकी वजह से टैकीकार्डिया और एरिथमिया होता है। ड्राई माउथ और कॉन्स्टिपेशन तो उसमें भी था, एसएसआर वगैरह में भी। तो अब ब्लड विजन का पता नहीं कौन से रिसेप्टर की वजह से ब्लड विजन जो का था, मुझे मोस्ट प्रोबेबली जो लग रहा है ये मस्करीनिक होगा या अल्फा एड्रेनर्जिक होगा, क्योंकि यही आई के अंदर होते हैं अल्फा रिसेप्टर्स वगैरह। तो इन दोनों रिसेप्टर में से कोई होगा जिनकी ब्लॉकेज की वजह से ब्लड विजन हो रही है। तो उम्मीद है आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा इंशाल्लाह, मुझे उम्मीद है। अगर आ गया है तो इंशाल्लाह आप लाइक और सब्सक्राइब कर देना। आप कहते हो तो मैं अभी इसको रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है, मैं एक जनरल से बता देता हूँ कि टीसीए क्या है। टीसीए के अंदर ये वाले ड्रग्स हम पढ़ी है हमने। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या था कि ये ब्रेन के अंदर या सिनेप्टिक क्लेफ्ट के अंदर नोरेपिनेफ्रिन और सेरोटोनिन के लेवल को बढ़ा देता है। कैसे बढ़ा देता है कि ये रीअपटेक मैकेनिज्म को इनहिबिट कर देता है, लेकिन ये रीअपटेक करने के साथ साथ कुछ रिसेप्टर्स को भी ब्लॉक कर देता है। उन रिसेप्टर्स में कौन से हैं, सीरोटोनर्जिक है, अल्फा एड्रेनर्जिक है, हिस्टामिनिक है, मस्करीनिक है, रिसेप्टर्स वगैरह हैं, जिसकी वजह से इनके साइड इफ़ेक्ट्स बहुत ज़्यादा हैं। मैंने ये जो निशान है ख़त्म करता हूँ। अब इसके बाद अगर आपने स्क्रीनशॉट वगैरह लेना है तो आप ले लेना, ताकि आपको प्रिंट कलर करवाने में आसानी हो जाएगी इंशाल्लाह। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। ये लो, अब ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़।